इस कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है सिटी के सेकंड हाई स्कूल को, जहां पर सारे लोग क्लास 12 में पहुंच गए थे और अब फाइनल एग्जाम होने वाला है। कॉलेज में दाखिलात लेने के लिए टीचर कहता है, तुम में से जो भी आर्ट्स कॉलेज में जाना चाहते हैं वो आज ही यहां से जा सकते हैं अपने सारे सामान को लेते हुए। और जो लोग मार्शल आर्ट के एग्जाम को देना चाहते हैं और एक मार्शल आर्ट कॉलेज के अंदर एंटर करना चाहते हैं, वो लोग अभी अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लें, जैसे कि वेपन को चुनना और अपने सारे केयर्स वगैरह को भी चेक कर लेना। और मैं स्पेशली उन लोगों को बताना चाहूंगा जो लोग टी रैंक से नीचे एलोकेन खड़ा है, वो लोग कोशिश करें कि इस एग्जाम को ना दें, क्योंकि कुछ सालों से इस एग्जाम का मॉर्टेलिटी रेट, मतलब जितने लोग एग्जाम देते हैं उनमें से बहुत सारे लोग इसी एग्जाम में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो मैं चाहूंगा आप में से जो भी बी रैंक से नीचे का हो वो इस एग्जाम को अवॉइड करने का कोशिश करें। और वो टीचर स्पेशली किसी को देख रहा था और वो लड़का टीचर के इस गैस को देखते हुए उसके सिर से पसीना टपक रहा था कि असल में हमारा हीरो जंगमिंग है, जो कि दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड के अंदर ट्रांसमाइग्रेट करा है। वो कहता है, इस दुनिया के सारे टेक्नोलॉजी और ऑलमोस्ट सभी कुछ हमारी दुनिया की तरह ही सेम है, बट यहाँ पर कुछ टेरिफाइंग मॉन्स्टर पाए जाते हैं जो कि खून के प्यासे होते हैं। ये लोग बस इंसानियत को तबाह करना चाहते हैं और इन लोगों को रोकने के लिए इंसानों के बीच बहुत सारे एग्नर हैं जो कि इन लोगों के साथ फाइट करते हुए ह्यूमैनिटी को बचाए रखते हैं। सभी लोग 16 साल के उम्र पर अपनी एबिलिटी को एग्नर करते हैं। यहाँ पर टोटल 5 टाइप के एबिलिटी यूजर होते हैं, जिनको कि 9 लेवल के अंदर डिवाइड करा गया है। A, B, C, D, F और बाकी 2 असल में S रैंक और उससे भी हायर लेवल का है। और ज्यादातर लोग D से F रैंक के अंदर ऑगिन करते हैं, जबकि हमारे हीरो के पास थंडर एबिलिटी है, बट वो बस E लेवल का है, जिसका मतलब तुम्हें पहले से ही पता है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और जूचब ये सब कुछ सोच रहा था, अचानक से उसके डेस्क पर कोई अपना हाथ रखता है कि असल में एक भोली लड़का था। वो कहता है, हे ट्रेस, तुम एक ई ग्रेड का हो, तुम्हें इस एग्जाम को पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। देखो, तुम सिंपली आर्ट्स कॉलेज के अंदर चले जाओ, उसके बाद कम से कम मेरे फैमिली के कंपनीज के अंदर एक क्लर्क का जॉब तो जरूर से मिल जाएगा। इससे कम से कम तुम्हारे फ्यूचर के घर का खर्चा चल जाएगा। उसी वक्त साइड से एक लड़की, जो कि असल में क्लास मॉनिटर थी, वो कहती है, हैंग डियान, तुम अपने चरखे में तेल दो, जू को इस तरीके से परेशान मत करो। मे हुआंग एक सीरियस लुक देते हुए कहता है, क्विंगलिन, तुम जो भी कहो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस क्लास के अंदर असल में बेस्ट कौन है, मैं या फिर तुम। हर बाकी ये लड़का, ये तो वैसे भी उस एग्जाम के टाइम मरने वाला है, मैं तो बस इसे अच्छा सलाह दे रहा था। और यही बोलते हुए वो चला जाता है, जबकि क्वीन कहती है, उसके बाद में ज्यादा गौर मत दो। देखो, इस पूरे शहर के अंदर सभी टाइप के लोगों का जरूरत है। अगर तुम आर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर चले जाओगे तो फिर भी ये कोई बुरी बात नहीं है, कम से कम तुम्हारी जिंदगी में कोई भी रिस्क नहीं रहेगा। जी हाँ, नेशन के नेशनल एग्जाम का फॉर्म उसके हाथ पर था और वो उसे देखते हुए कहता है, हमारे देश के अंदर 2 टाइप का एजुकेशन सिस्टम चलता है। एक तो है नॉर्मल आर्ट्स ग्रुप का, जहां पर रेस्टोरेंट और छोटे मोटे कंपनीज के अंदर काम और वर्क लेबर्स का काम भी आराम से मिल जाता है, जबकि दूसरी तरफ है मार्शल आर्टिस्ट वॉरियर्स का। इनको सारे लोग काफी ज्यादा रिस्पेक्ट तो करते हैं, बट इनका जिंदगी हमेशा काफी ज्यादा रिस्क में रहता है और ओरियर बनने के लिए एक ओरियर का एग्जाम देना पड़ता है, जो एग्जाम काफी ज्यादा ब्रूटल मानी जाती है। और जो भी लोग इस एग्जाम को पास करते हैं, उन्हीं लोगों को एबिलिटी यूजर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मौका मिलता है और बहुत सालों के मेहनत के बाद कोई जाकर पावरफुल एबिलिटी को अवेक कर पाते हैं।
वो हाथ छोड़ते हुए कहता है, टीचर और क्विंगली, कोई भी नहीं चाहता कि मैं इस मार्शल आर्ट के एग्जाम को दूं, क्योंकि इससे मेरा जिंदगी रिस्क में आ सकता है। बट मैं कितने दिनों तक इन सभी चीजों को अवॉइड कर पाऊंगा? इन सारे फियर्स बीस्ट किसी भी पल हमारे शहर के अंदर हमला बोल सकता है। जैसे कि पिछली बार एक बीस्ट डाइट के अंदर मैंने अपने मम्मी पापा दोनों को ही बचपन में खो दिया था। मैं और नहीं चाहता कि फ्यूचर में जाकर भी मैं अपने किसी करीब को खो दूं, वो भी बस अपनी कमजोरी के कारण से। और वो कहता है, मैं इस एग्जाम को जरूर से दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सिंसेट होता है शाम को हमारे हीरो के घर पर, जहां पर कोई तो घर के अंदर प्रैक्टिस कर रहा था, वो भी अपने स्पीयर के साथ। उसके स्पीयर में थंडर एनर्जी एक्टिव था और ये असल में और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो था। वो पावर को रिलीज करता है और बहुत ही ज्यादा थक जाता है। फिर जमीन में लेटते हुए मनी मैन कहता है, मैं और इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जब से मेरा पावर एक्टिव हुआ है, मैंने एक स्पीयर को अपना वेपन बनाया है और तब से 2 साल तक मैं इस वेपन के साथ प्रैक्टिस करता ही चला जा रहा हूं। बट फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लेवल अभी भी बेसिक में ही रुक चुका है। वैसे मैंने एक एबिलिटी को खरीदा था, लाइटनिंग गर्ल ब्रेक, जो कि करीब करीब 3 लाख रुपए लग गया था। और इतने पैसे लगाने के बाद मैं किसी नॉर्मल ई रैंक के हंटर से थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर हूं। बट इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मेरा रैंक तो ई क्लास ही है। और पिछले कुछ सालों से ई रैंक के नीचे के सारे लोग ही इस एग्जाम को देने के टाइम अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बट मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मेरे को किसी भी हालत में अपने आप को प्रूव करना ही पड़ेगा, तभी जाकर मेरे को एगेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मौका मिलेगा। वो अपने हाथ को मुट्ठी करते हुए हवा में उठा रहा था और अपने आप को मोटिवेट करने का कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से उसके हाथ के सामने एक ब्लू कलर का स्क्रीन अपीयर होने लगता है और तभी उसमें नोटिफिकेशन आता है कि आपका सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, जिसे देखते हुए हमारे हीरो का पसीना छूटने लगता है। वो जल्दी से उठते हुए देखता है उसका सिस्टम अब पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका था और उसमें नोटिफिकेशन आया था, क्या आप पहली बार सिस्टम को एक्टिव करने के लिए अपने रिवॉर्ड को क्लेम करना चाहेंगे? वह हीरो हैरान होते हुए कहता है, क्या मेरे को सच में एक चीट सिस्टम मिलने वाला है? और हीरो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या एक गिफ्ट पैकेज? हाँ, मैं जरूर से इसे लूंगा। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपको मिला है एस रैंक के सुपर एबिलिटी, उसी के साथ साथ 200 एबिलिटी पॉइंट। हीरो सोचता है, क्या एस रैंक, वो भी सुपर एबिलिटी? इस पूरे देश के अंदर हर 3 से 4 साल के अंदर बस एक ही आदमी एस रैंक के अंदर ब्रेक थ्रू करता है। और जब भी ऐसा होता है, पूरा यूनिवर्सिटी अपने पूरा रिसोर्स को उसके ऊपर इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि वो पूरी तरीके से अपने आप को अवेक कर पाए। और बस कुछ ही टाइम के अंदर आम नॉर्मल से एबिलिटी यूजर्स और इन लोगों के बीच एक जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, जिसे कि किसी भी हालत में मिटाया नहीं जा सकता। बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और मन मन सोचता है कि सच में मेरे भविष्य को मैं अब बदल पाऊंगा। इसी के साथ वो सिस्टम के अंदर अपना हाथ घुसेड़ देता है और कहता है, इसे जल्द से जल्द क्लीन करो, मेरे को ये चीज चाहिए। इसके साथ वो अपने हाथ को बाहर निकालता है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही खुशी का और कॉन्फिडेंस के साथ एक मिला हुआ स्माइल था। नोटिफिकेशन आता है, आपने गिफ्ट पैकेज को ओपन कर दिया है, आपको 200 एबिलिटी पॉइंट मिलता है। उसी के साथ एस रैंक के सुपर एबिलिटी पर्पल क्लाउड थंडर गॉड लाइटनिंग स्केल को आपके बॉडी के अंदर ट्रांसफर करा जाता है। दिखाई देता है हमारे हीरो के दिल के आसपास अचानक से एक थंडर एनर्जी बहने लगता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। हमारे हीरो को काफी अजीब सा फील हो रहा था। उसके पूरे बॉडी से थंडर एनर्जी धीरे धीरे फ्लो करना स्टार्ट कर देता है और सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है 10% और उसके बाद धीरे धीरे 20% दिखाई देता है। ये थंडर एनर्जी अब हद से ज्यादा बढ़ने लगा था। तभी जब वो 40% को छूता है, उस बिल्डिंग के विंडो पर एक जोरदार धमाका होता है।
ऊपर के शीशे के ग्लास नीचे की तरफ गिरने लगता है, जबकि नीचे के लोग भी हैरानियत के साथ इस धमाकों को देखता है। सारे लोग काफी ज्यादा टेंस हो चुके थे। तभी एक लड़का फायर डिपार्टमेंट के अंदर कॉल कर देता है। सारे लोग जू को जानते थे और पेरेंट्स ना होने के कारण से वो लोग उसका केयर भी करते थे। वह दूसरी तरफ हमारा हीरो कहता है, मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं इसे और सह नहीं सकता। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता ही जा रहा था। 50%, 60%, सिर्फ 90% दिखाई देता है। अचानक से आसमान अंधेरे बादलों से पूरी तरीके से ढक चुका था और उसके अंदर से थंडर के छोटे बड़े लाइटनिंग दिखाई दे रहा था। आसपास के लोग अचानक से वेदर के अंदर इतना बड़ा बदलाव को देखते हुए हैरान हो चुके थे। तभी थंडर एनर्जी और भी ज्यादा बहने लगता है और आसमान से एक थंडर ड्रैगन धीरे धीरे नीचे आने लगता है। दूसरी तरफ कोई इस एनर्जी को महसूस करवा पाता है और कहता है कि हमारे शहर के अंदर कोई थंडर टाइप के फिरोशियस बीस्ट ने इनफिट या फिर हमला कर दिया है। इस तरीके के प्रेशर को महसूस करते हुए समझ में आता है इसका लेवल काफी ज्यादा हाई हो सकता है। वो पीछे एक ऑफिसर को ऑर्डर देता है, जल्द से जल्द 3rd स्क्वाड को अलर्ट में रहने के लिए कह दो। भाई वो ऑफिसर हाँ में जवाब देता है, जबकि दिखाई देता है एक बहुत ही विशाल सा थंडर ड्रैगन धीरे धीरे नीचे आ रहा था और वो सीधा आते हुए उस बिल्डिंग के छत से हमारे हीरो के घर के अंदर एंटर करने लगता है और उस जगह से बहुत ही ज्यादा लाइट बाहर फ्लो हो रहा था। हमारे हीरो जोर जोर से चीखता है और अभी भी नोटिफिकेशन आ रहा था 80%, 90%, 99% एंड फाइनली 100 और नोटिफिकेशन आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। हीरो के बॉडी से एक ट्रिमेंडस एनर्जी फ्लो हो रहा था। वो अपने हाथ को क्रंच लंच करता है और कहता है ये तो सच में पर्पल डिवाइन थंडर है। एक इस लेवल का एबिलिटी, इसके साथ मेरे पिछले एबिलिटी का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। फिर वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए रोते हुए कहता है, मेरा ये पूरा घर अब दफा हो चुका है। मेरे को साहिब से ये सब मेरे घर के अंदर करना नहीं चाहिए था। और तभी उसे याद आता है कि उसके पास 200 एबिलिटी पॉइंट था। वो सिस्टम में देखता है कि इस तरीके के एबिलिटी पॉइंट वो फिरोशियस बीस्ट को खत्म करते हुए कलेक्ट कर सकता है और इसका इस्तेमाल करते हुए वो अपने लेवल और स्केल को बढ़ा सकता है। हीरो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, जरूर से मेरे प्रोफाइल विंडो को अभी मेरे सामने ओपन करो। प्रोफाइल आ जाता है जहां पर बताया गया था उसका स्पिरिट 140 है, फिजिक 121 और उसके स्पेयर का स्केल बेसिक लाइटनिंग स्केल। ब्रेक नाम के एक टेक्निक है जो कि उसने 3 लाख से खरीदा था। हमारे हीरो कहता है मेरी टोटल 200 पॉइंट का इस्तेमाल करा जाए मेरे कॉम्बैट पावर और मेंटल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। और वो मन मन सोचता है ये दोनों ही किसी काफी बेसिक एट्रीब्यूट होता है, इससे ही मैं अपने सुपर पावर को कंट्रोल में रख पाऊंगा। दिखाई देता है उसके मेंटल पावर तेजी से बढ़ने लगता है और उसके पूरी बॉडी से एक पर्पल और ब्लैक ओरा थंडर एनर्जी एक साथ रिलीज हो रहा था। वो हैरान होते हुए कहता है मेरा फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी एक साथ बूस्ट हो चुका है। वो एक पंच बनाते हुए तेजी से सामने की तरफ लॉन्च करता है। दिखाई देता है उसके बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी सामने की तरफ बढ़ता है और फिर हंसते हुए कहता है नहीं, मैं इस तरीके के पावर को मेरे घर के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकता। वैसे मैं अपने बॉडी के अंदर मेरी बढ़ी हुई ताकत को महसूस कर सकता हूं। मेरे दोनों एट्रीब्यूट 20 पॉइंट से बढ़ चुका है। उसे समझ में आता है 10 एबिलिटी पॉइंट से उसका एट्रीब्यूट बस 1 नंबर से बढ़ता है और यहां पर उसका 1000 कर 200 कंज्यूम हुआ है। और फिर वो एक मुस्कुराहट देते हुए कहता है इस ताकत के साथ मेरे को सुपर पावर यूनिवर्सिटी में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं बस अब सोच रहा हूं कि इस एग्जाम के अंदर टोटल 7 लाख स्टूडेंट आने वाले हैं।
जिनमें से कुछ लोग तो बचपन से बहुत ही अमीर घरों में अच्छे ट्रेनर के साथ ट्रेन हुआ है, और इन सभी में से मेरा पोजीशन कौन सा होगा? वो अपने पैरों से स्पियन को उठाता है और फिर एक स्माइल देते हुए कहता है, चलो फिर एक बार मार्शल हॉल में जाकर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए खुद को समझने का कोशिश करते हैं। और उसी वक्त उसके घर का दरवाजा तोड़ दिया जाता है। असल में वहां पर फायर वर्कर के लोग आ चुके थे। भाई हीरो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो ऑफिसर कहता है, हमें कॉल आया था कि इस जगह पर आग लग चुका है, तो क्या अब ठीक है? भाई जू हैरान होते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं तो बस यहाँ पर मेरे पावर का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा ट्रेनिंग कर रहा था, तो प्लीज आप लोग ज्यादा एंग्शियस मत होइए। वही वो आदमी कॉल में बोलता है, यहाँ पर कोई भी इमरजेंसी की बात नहीं है, तो फिर सभी लोग बाय बाय से। चलो भाई, सो उन सभी को बाय बाय कर देता है, जबकि वो फायर फाइटर मन मन सोच रहा था अभी के स्टूडेंट्स किस तरीके के पावर को पोजेस करता है कि वो ऐसा पावर को रिलीज करते हुए इस घर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये सोचते हुए वो लोग अपने गाड़ी लेकर चले जाते हैं और आसपास के सभी लोग बस इसे देखते रह जाते हैं। तभी जू भी नीचे आता है और सभी लोग उसको लेकर काफी ज्यादा टेंस। एक आदमी कहता है, जू बेटा, हमने देखा था तुम्हारे घर के अंदर आग लग चुका था, क्या तुम ठीक हो? जू हंसते हुए कहता है, बिल्कुल अंकल, और अभी मैं थोड़ा सा मार्शल हॉल में जा रहा हूं अपने पावर को टेस्ट करने के लिए। तभी एक आदमी कहता है, ओ अच्छा, तुम्हारा तो कल के दिन ही एग्जाम है ना हीरो? हाँ में जवाब देता है। फिर हमारा हीरो प्रैक्टिस के लिए निकल पड़ता है और वो हमें कहता है कि सुपर पावर यूजर्स को फिजिकली और मेंटली ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तभी जाकर उसका सुपर पावर और भी ज्यादा बढ़ता है। और इसी के कारण से लोग मार्शल हॉल में जाते हैं अपना ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए। और ये मार्शल हॉल दो टाइप के होते हैं। पहला प्राइवेट वैली, जहां पर पैसे देकर प्रीमियम में प्रैक्टिस करा जाता है, और दूसरा फ्री वैली, जो कि सरकार के द्वारा दिया गया है और इसमें थोड़ा सा लाइन वगैरह में लगना पड़ता है। हमारे हीरो एक मार्शल हॉल के सामने खड़ा होते हुए कहता है, इस जिया नेशन के अंदर बस दो ही मार्शल हॉल बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। पहला है थंडर क्लैप और दूसरा वायलेंट बियर, जिनमें से वायलेंट बियर वाला प्रीमियम है, उसमें हर साल 1 लाख रुपए लगता है, जो कि अमीरों के लिए है। और दूसरा थंडर क्लैप, जिसमें हाई स्कूल के स्टूडेंट्स फ्री में जा सकते हैं। और हमारे हीरो अब उस मार्शल हॉल के अंदर पहुंच गया था, जहां पर बहुत सारे लोग थे जो कि एक दूसरे के साथ इधर उधर बात कर रहे थे। तभी हीरो का नजर पड़ता है उन्हीं सभी लोगों के बीच एक लड़की पर, जो कि काफी अट्रैक्टिवली हंस रहे थे, और इनका नाम है टंकई, जो कि हमारे हीरो का कजिन है, मतलब उसका मामा का लड़की। और कमेंट में तुम लोग रिलीजन वगैरह मत लिखने लगना। हीरो पीछे से कहता है, हे क्वी, तुम आज इधर क्या कह रही हो? को टंकई हमारे हीरो को देखते हुए थोड़ा सा हैरान होती है और कहती है, ये बस मेरे दोस्त के साथ यहाँ थोड़ा सा घूमने के लिए आई हूँ। वही दिखाया जाता है टैंक के साइड वाली लड़की शायद से हमारे हीरो के चार में आ गए थे। मैं हीरो साइड से जाते हुए कहता है, ठीक है फिर तुम लोग थोड़ा बात करो, मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेनिंग हॉल जा रहा हूँ। और यही बोलते हुए हीरो आगे बढ़ जाता है, जबकि टैंक सोच रही थी आज जू का बिहेवियर थोड़ा सा अलग था, जो कि साइड से उसका दोस्त शर्माते हुए कहता है, तुम्हारा कजिन काफी ज्यादा हैंडसम है। वही टैंक को ही कहती है, हाँ बिल्कुल, वो भी कल हमारे साथ मार्शल एग्जाम देने वाला है, वो भी हमारी तरह 3rd ईयर का स्टूडेंट है। तभी साइड वाली एक लड़की बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होते हुए कहती है, देखो तो जरा ये लड़का कितना ज्यादा क्यूट है, अगर इसके साथ थोड़ा सा पावर मिल जाए तो फिर ये एकदम से टॉप नॉच मटेरियल है। तभी पीछे से एक लड़का कहता है, हे सियाओ, तुम अभी इसके बारे में इतना ज्यादा मत सोचो। तभी पीछे से टैग आती हुई उसके कंधे को पकड़ता है और कहता है, तुम्हें सुन के काफी ज्यादा डिसअपॉइंट लगेगा, बट जू बस एक ई रैंक का एबिलिटी यूजर है। जो सुनते हुए जाओ का पूरा दिल चकनाचूर हो जाता है। तभी साइड से वो लड़का एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए कहता है, इस तरीके के मार्शल हॉल में बस एक ई रैंक के एबिलिटी यूजर को एंट्री भी नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ही टाइम का बर्बादी है। तभी साइड से टैंकी कहती है, अगर
मैं उसकी जगह होती तो मैं कभी भी मार्शल एग्जाम नहीं देनी चाहती। तभी साइड से जाओ काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, चलो ना हम सभी लोग ट्रेनिंग हॉल पर जाते हैं, मेरे को देखना है ये थंडर क्लैप मार्शल हॉल किस तरीके का है। और वो मन मन सोच रहा था, इसी वक्त को मैं इस जाओ को भी देख पाऊंगी। वही टैंकई कहती है, मैं पिछले 3 साल से वो प्रीमियम वायलेंट बियर मार्शल हॉल पर प्रैक्टिस कर रही थी और मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इस फ्री के सरकारी मार्शल हॉल को देखूंगी। तो फिर चलो एग्जाम के पहले थोड़ा सा रिलैक्सिंग तो करना चाहिए। और यही बोलते हुए वो लोग ट्रेनिंग हॉल की तरफ बढ़ने लगता है, जो कि ट्रेनिंग हॉल पर हमारे हीरो ऑलरेडी पहुंच चुका था। वो अपने स्पेयर के कवर को हटाता है और फिर कहता है, मेरा स्पेयर पहले से काफी ज्यादा हल्का लग रहा है, लगता है अभी के टाइम मेरा शरीर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर हो चुका है। तो फिर चलो इसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं। मैं पहले बिना किसी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को मिसयूज करूंगा। इसी के साथ वो एक स्टैंड्स लेता है, फिर हाफ छोड़ते हुए सीधा स्पेयर को आगे बढ़ाता है, सामने के उस टारगेट में एक हमला करता है। दिखाई देता है ऊपर एक डिजिटल बोर्ड में 321 कैल पावर आ रहा था। हीरो सोचता है, देखो तो जरा, पहले से मेरा फिजिकल पावर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। नॉर्मल एग्नर तो 100 कैल पावर को भी काफी सही मानते हैं। तो फिर अब देखते हैं मेरे एग्निंग पावरफुल हेवन डिवाइन थंडर को। उसके साथ वो अपने पावर को एक्टिव करता है। फिर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए सिंपली अपने हाथ के एनर्जी को उस टारगेट पॉइंट में मारता है। अब उस डिजिटल मीटर में शो करता है 321 स्कैल। तभी हीरो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर सोचता है, जैसे कि मैनी को पहले ही लगा था, एक एस रैंक की पावर पूरी तरीके से इनसेन होता है। नॉर्मली कोई एवरेज फास्ट टायर के पावर यूजर बस 1000 कैल को ही छू पाता है, और इधर तो मेरा पावर 3000 को भी पार कर चुका है। बट मजे की बात यह है कि ये भी मेरा पूरा पावर नहीं है। इसी के साथ वो अपने पावर को अपने स्पीयर के अंदर इकट्ठा करने लगता है और फिर एक जबरदस्त स्टैंड्स लेता है और कहता है, तो फिर चलो अब मैं अपने पूरे पावर को रिलीज करने वाला हूं। इसी के साथ उसके पूरे बॉडी से बहुत ही ज्यादा परफेक्ट और ब्लू थंडर बह रहा था। फिर वो तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने स्पीयर को टारगेट में लगाता है। दिखाई देता है उसके स्पीयर के सामने एक छोटा सा थंडर बॉल बनने लगता है। फिर हीरो कहता है, लाइटनिंग के मैक्सिमम फोर्स। इसी के साथ उस जगह पर एक जबरदस्त धमाका होता है और वो मीटर ही साइड से टूट जाता है। दिखाई देता है उस पूरे हॉल के अंदर एक भूकंप मच चुका था। कोई भी लोग वहां पर सही तरीके से खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, जबकि गली में अभी भी वो सभी लोग आ रहे थे और उनको भी चलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। तभी वो एरोगेंट लड़का कहता है, इस तरीके के स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस ये तो बिल्कुल एक टॉप क्लास के पावर यूजर का है। तभी साइड से जाओ कहता है, बट ये फ्लोर तो हम स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है और इस तरीके के मॉन्स्टर तो कैफे यहां पर आकर अपना ट्रेनिंग नहीं करेगा। तभी लड़का कहता है, पता नहीं, शायद से वो गलती से यहां पर आ गया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई नया पावर यूजर स्टूडेंट यहां पर अपना प्रैक्टिस कर रहा है। वाओ टैंक बहुत ही सीरियस होकर कहता है, तो फिर चलो हमें उसे देखना है। इसके साथ वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और उसी गली के साइड से हमारा जू भी आ रहा था। उन दोनों का दोबारा से मुलाकात होता है और टैंक कहती है, अरे तुम इतना जल्दी जल्दी फिर से घर जाने वाले हो, तुम्हारा ट्रेनिंग हो गया? भजू हंसते हुए कहता है, हाँ अभी के लिए हो गया, क्योंकि कल ही एग्जाम है और मेरे को और भी थोड़ा सा प्रेपरेशन करना है। वाओ टैंक उसे मोटिवेट करता है, तुम्हें एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा मेरी तरफ से गुड लक। उसी के साथ एग्जाम के टाइम अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना। भाई वो एरोगेंट लड़का तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है, हे तुम लोग कभी और उससे बात कर लेना, अभी के लिए हमें उस पावर यूजर से मिलना है, तो जल्दी से जल्दी चलो। फिर कुस्तम के बाद वो लोग उस ट्रेनिंग हॉल के सामने पहुंच जाता है। दिखाई देता है उसके घर के दरवाजे के आसपास के दीवार के अंदर भी काफी सारे दरारें आ चुके, जिसे देखते हुए वो सभी लोग समझ जाते हैं कि इसी ट्रेनिंग रूम के अंदर वो बंदा साइड से है। और फिर वो सभी लोग घर के अंदर एंटर करते ही पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि दिखाई देता है वो पूरा घर अब तहस नहस हो चुका था।
तभी साओ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, इसने तो इस ताकत में करने के मीटर को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ पर कौन सा मॉन्स्टर आया था कि हमारे इस एरिया के स्कूल के अंदर कोई इतना ज्यादा ताकतवर स्टूडेंट भी रहता है। तभी वो येलो हेयर वाला लड़का दीवार को टच करते हुए कहता है, मेरे को नहीं लगता ये कोई हाई स्कूल का स्टूडेंट हो भी सकता है, क्योंकि इसमें अभी भी यहाँ के पावर को महसूस कर सकता हूँ। ये कोई सेकंड लेवल के एबिलिटी यूजर हो सकता है जो कि गलती से शायद से इस रूम के अंदर आ गया था। तभी साइड से और भी एक लड़का अपनी आंखें बंद करते हुए सोचते हुए कहता है, मेरे को भी वैसा ही लगता है। हमारी सिटी को तो छोड़ दो, हमारे देश के कैपिटल सिटी के अंदर भी कोई टॉप लेवल जीनियस का भी ऐसा पावर नहीं हो सकता। तभी साऊ हैरान होते हुए कहता है, बट शायद से इसी रूम के अंदर से अभी कुछ टाइम पहले टैंग तुम्हारा कजन वो जू गया था क्या? तुम्हें नहीं लगता उसी ने ये पूरा मेस फैलाया है? ऐसे भी तो हो सकता है कि वो अपनी पावर को छुपा रहा है, बस सही वक्त के लिए। वो बाकी के दोनों लड़के परेशान होते हुए कहता है, देखो ये कोई रियलिटी शो या फैंटेसी से मान हुआ नहीं है, ये असली का जिंदगी है। वो येलो हेयर वाला कहता है, इस घर के बाहर जाने के 2 रास्ते हैं। लगता है शायद से दूसरे कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए वो पावर यूजर यहां से चला गया होगा। वैसे टकई, तुम्हें क्या लगता है? मेरी टकई दीवार के सामने एक जगह पर खड़ा हुआ था। वो उस जगह को अच्छी तरीके से एग्जामिन कर रहा था। फिर वो कहता है, हाँ ऐसा हो भी सकता है। और फिर वो मन मन कहता है, ये जो मिडलफोर्ड होल है ये किसी स्पीयर के द्वारा ही संभव है। और मैं अगर अच्छी तरीके से सोचूं तो फिर मेरा कजिन जू भी एक स्पीयर का इस्तेमाल करता है। अगर सच में ये जू का पावर है तो फिर बेशक वो कल के एग्जाम को पूरी तरीके से क्रश करके टॉप 1 के पोजीशन को होल्ड कर लेगा। सीन होता है सीधा नेक्स्ट डे मार्शल आर्ट के एग्जाम सेंटर पर, जहां पर एक टूटे फूटे हुए शहर को दिखाया जाता है और उसी शहर के गेट के सामने काफी सारे बसें आकर खड़े हो चुके थे और वहां से काफी सारे लोग उतरते हैं। ये लोग असल में इस शहर के सारे स्कूल के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और इन्हीं सभी लोगों के बीच हमारा जूफ भी अब इस पियर को लेकर पहुंच चुका था। तभी एक लड़का कहता है, वो देखो वहां पर एक राइनोसॉरस है। मेरे को तो लगा था यहां पर बस कुछ शैडो कैट और आयरन पिग्स होंगे, बट अगर सच में ऐसे मॉन्स्टर हमें बाहर दिखाई दे रहा है तो फिर इस बार का एग्जाम बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होने वाला है। तभी साइड से एक स्वर्ड यूजर कहता है, तुम लोग क्या कह रहे हो? अगर इस तरीके के छोटे मोटे बीस्ट को भी तुम लोग संभाल नहीं सकते तो फिर तुम्हें मार्शल यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का कोई भी हक नहीं है। तुम लोग बिना एग्जाम देकर यहां से जा सकते हो। भाई साइड से जू अपने एक दोस्त ल्यू के साथ बात कर रहा था और हमें बताया जाता है ये ल्यू असल में हमारे हीरो का बेस्ट फ्रेंड है। ल्यू कहता है, ये ओक एंड स्वॉर्ड यूजर असल में झिंग है जो कि फर्स्ट हाई स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट कहा जाता है। मतलब हम कहानी के शुरुआत में ही जाना था कि हमारा हीरो असल में इस शहर के सेकंड हाई स्कूल में पढ़ता है और ये जो झोलोमी है वो जो फर्स्ट स्कूल है उसका फर्स्ट बॉय तुम कह सकते हो। इसके पास बी रैंक के लाइट स्वीट स्वॉर्ड एबिलिटी है जो कि ऑलरेडी एक फास्ट ऑर्डर एबिलिटी यूजर बन चुका है। हीरो मन मन सोचता है, लड़के तुम्हें सबसे लग रहा होगा इस बार का टॉप स्टूडेंट तुम ही बनने वाले हो, बट तुम्हें बहुत ज्यादा निराशा मिलने वाला है, तुम बस इंतजार करो। तभी साइड से एक आदमी जोर से चीखता है, सारे लोग अटेंशन। तो दिखाई देता है वहां पर सारे लोग एक तरफ देखने लगते हैं। वहां पर असल में देश के एक कमेंटेटर इन चीफ वांग हाई आ चुका था जो कि इस एग्जाम को पूरी तरीके से मॉनिटर करने वाला था और वो कहता है, तो इस एग्जाम को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि ये एग्जाम टोटल 12 घंटा चलेगा, अभी सुबह के 9 बजे से शाम के 9 बजे तक, और ये पूरा एग्जाम चलेगा तुम्हारे सामने वाले इस बंजर से शहर के अंदर। इस पूरे शहर को टोटल 4 एरिया में डिवाइड करा गया है। पहला आउटर सर्कल, दूसरा सेंट्रल एरिया, उसके बाद इनर सर्कल और एकदम से मिडल में कोर एरिया।
और इसी के हिसाब से मॉन्स्टर भी रहेंगे, जिसके बाहर सबसे कम ताकतवर और एकदम से कोर में सबसे। जितना अंदर के ताकतवर और खूंखार मॉन्स्टर को एलिमिनेट करा जाएगा उतना ज्यादा पॉइंट मिलेगा। मैं तुम सभी लोगों को वार्न करना चाहूंगा, अपने औकात के हिसाब से आगे बढ़ना। अगर तुम कमजोर हो तो ज्यादा पॉइंट के लालच में आकर अंदर की तरफ जाने का कोशिश भी ना करे, क्योंकि तुम इस एग्जाम को पास करो या फिर नहीं, बट जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई, उन सभी लोगों के बीच हमारा हीरो सोच रहा था, पिछले दिन तक मैं बस इस शहर के आउटर एरिया पर ही घूम सकता था, बट अब जब मेरे पास इस लेवल का पावर आ चुका है, मैं जरूर से इस शहर के इनर सर्कल के अंदर जाऊंगा और हो सके तो कोर को भी एक्सप्लोर करूंगा। तभी वो सभी लोग लाइन लगाते हुए एक जगह से कुछ सप्लाई को उठा रहे थे। हमारा हीरो भी आता है और सामने का वो टीचर कहता है, इस बैग के अंदर टोटल 3 आइटम है। पहला, ये घड़ी जहां पर तुम सामने के मॉन्स्टर के पावर, उसे एलिमिनेट करने में कितना पॉइंट मिलेगा, उसी के साथ साथ लीटर बोर्ड को भी देख पाओगे। दूसरा, ये बैग जहां पर कुछ खाने की चीज दिया गया है, उसी के साथ साथ एक मेडिकल किट भी है। और तीसरा, एक ग्रीन कलर के जेड पेंडेंट। अगर इस पेंडेंट को तुम एक्टिव कर दोगे तो फिर दूसरे ही पल में तुम्हारे सामने एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग शील्ड बन जाएगा, जिससे कि कोई भी मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा और उसके बाद हमारे सोल्जर्स जाकर तुम्हें बचा लेंगे। बट याद रखना, अगर इस पेंडेंट का तुम इस्तेमाल कर लोगे तो फिर तुम्हें इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तभी पीसी से टीचर कहता है, जू, मैं तुम्हें लास्ट वर्क के लिए वार्न कर रहा हूं। तुम्हारा जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती है, तो अगर तुम्हें ज्यादा डर ले गए या फिर तुम किसी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर का सामना कर लो तो फिर जरूर से इस पेंडेंट को तोड़ देना और इसके बारे में एक पल भी मत सोचना। तभी एक लड़की अपने हाथ फैलाते हुए कहता है, जू, तुम सबसे अभी भी कोई टीम को नहीं ज्वाइन करे हो तो फिर हमारे साथ आ जाओ। फिर हमें बताया जाता है कि हमारे हीरो का वो दोस्त ल्यू कुछ ही दिन पहले सी रैंक के एबिलिटी को एलगेन करा है। वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था हमारे हीरो को अपनी टीम में शामिल करने के लिए। तभी पीछे से एक स्टूडेंट कहता है, क्लास प्रेसिडेंट, वैसे तो कमजोरों का मदद करना काफी अच्छी बात है, बट ये तो मार्शल आर्ट का एग्जाम है, आप यहां पर ऐसा नहीं कर सकते। तभी दूसरा बंदा भी कहता है, हाँ बिल्कुल, एक टीम बस 5 मेंबर से बंधा है। अगर आप यहां पर जूम को ऐड कर लेंगे तो फिर हमारा टीम थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा और हमें उसके साथ भी हमारे सभी लोगों का पॉइंट शेयर करना पड़ेगा। तभी ल्यू आगे बढ़ते हुए कहता है, देखो, तुम लोग अब पीछे नहीं हट सकते। मैंने तुम लोगों को ज्वाइन करने से पहले ही कहा था कि हमारे साथ जू भी ज्वाइन करेगा, तो अभी तुम्हें कौन सा दिक्कत हो रहा है? तभी वो दूसरा बंदा कहता है, मैंने तो बस मजाक कर रहा था, मेरे को नहीं लगा था जू इस एग्जाम को देने के लिए भी आएगा। तभी दूसरा बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं भी वही सोचा था। इसके अलावा वो हमारी टीम के अंदर पूरी तरीके से एक बोझ बन जाएगा, वो बस एक ई रैंक का एबिलिटी यूजर है। तभी ल्यू उन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, जबकि पीछे से जू हंसते हुए कहता है, अरे तुम लोगों को ज्यादा परेशानी लेने का जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही अकेला ही एग्जाम देने वाला था। तुम लोग आगे बढ़ो और किसी ताकतवर को अपनी टीम के अंदर ज्वाइन करवाओ। वही ल्यू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जबकि वो क्लास प्रेसिडेंट मायूस होते हुए कहता है, जू देखो, हमें माफ करना, ठीक है, तुम आगे जाओ और बस आउटर सिटी के अंदर ही घूमना, शहर के अंदर आने का कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा अपना ख्याल रखना। बेसु वहां पर रुक जाता है और वो चारों धीरे धीरे सिटी के गेट की तरफ जाने लगता है। तभी एक लड़का कहता है, हमें होंगटियान को हमारी टीम के अंदर शामिल करना पड़ेगा। होंगटियान असल में वही स्कूल का बुली है। हमारा हीरो एक स्माइल देता है और कहता है, मैं तुम सभी लोगों के बिना भी अकेला हाई स्कोर को अचीव कर सकता हूं, मेरे को कोई भी रोक नहीं सकता। तभी बहुत सारे कैमरा एंड ड्रोन हवा में उड़ते हुए जाने लगता है और ये सारी कैमरा एंड ड्रोन असल में पूरी फाइट को सीधा ब्रॉडकास्ट करने वाला है। उसी के साथ एग्जाम की शुरुआत भी कर दिया जाता है। सारे लोग तेजी से शहर के अंदर की तरफ एंटर करने लगता है। उस टीम के अंदर जू का वो कजिन टैंक भी थी अपनी पूरी टीम के साथ।
वो दूसरी तरफ वो फास्ट वाईफाई आगे बढ़ रहा था, वो भी हवा में उड़ते हुए, और उन सभी लोगों के पीछे हमारे हीरो धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ता है और मनी मन सोचता है मैं अभी मेरे पावर को किसी को भी शो नहीं करने वाला। वो अपनी घड़ी पर क्लिक करता है जहां पर जू का प्रोफाइल ओपन हो चुका था। उसे बताया गया था कि एग्जाम के अंदर जू एंटर कर चुका है। इसी के साथ लीडर बोर्ड भी आ जाता है जहां पर ऑलरेडी कुछ लोगों ने पॉइंट्स कलेक्ट करना भी शुरू कर दिया था। हीरो हंसते हुए कहता है झाओमिंग, तुमने ऑलरेडी रैंक बोर्ड में टॉप कर लिया है, कोई बात नहीं, अब मैं भी शुरू करने वाला हूं। इसके साथ वो सभी लोगों के बीच से बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है और मनी मन कहता है मैं इस फालतू के छोटे मोटे मॉन्स्टर को एलिमिनेट करते हुए अपना वक्त जाया नहीं कर सकता, मैं सीधा कोर पर जाऊंगा। ऐसे ही टाइम बीतता है और हम हीरो धीरे धीरे एक जगह पर आ चुका था। वो अपने सामने किसी के शव को देख पाता है। उसके साइड में वो ग्रीन पेंटेंट भी पड़ा हुआ था। हीरो हैरान होते हुए सोचता है इसको तो बहुत ही गंदी तरीके से इंजूर करा गया है और इसके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो अपने उस पेंटेंट को एक्टिव कर सके। लगता है सच में ये एक सम बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है। अगर मैं सच में इस रैंक के अंदर एगन नहीं होता तो शायद से मेरा भी हालत ऐसा हो सकता था। वो काफी ज्यादा टेंस फील करता है और आगे बढ़ते हुए सुनता है ये लड़का अभी भी जिंदा था। वो जल्दी से उसके घड़ी से इमरजेंसी टीम को कॉल लगा देता है जिससे कि जल्दी से कोई आकर उसको यहां से बाहर निकल सके। और उसी वक्त उसे साइड से कुछ महसूस होता है, वहां पर कोई तो आ रहा था। ये असल में एक ब्लैक कैट था जिसके बॉडी से ब्लू कलर के डेमोनिक एनर्जी रिलीज हो रहा था। फिर वो सोचता है इस तरीके के इंटेलिजेंट मॉन्स्टर मैंने आज तक नहीं देखा। इसने ये पूरा एक ट्रैप बनाया था जिससे कि जो भी इस लड़के को बचाने का कोशिश करे पीछे से आकर वो उसके ऊपर भी हमला कर सके। वो बिल्ली हमला करने के लिए तैयार हो चुका था जबकि जू भी एक स्टैंस ले लिया था। उसी वक्त मॉन्स्टर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है बट जू किसी तरीके से उसके हमले को डॉज करता है। बिल्ली पीछे घूमते हुए एक बहुत ही खूंखार आवाज करता है और हीरो मन मन कहता है कि बिल्ली छोटा हो सकता है बट इसके हर एक पंजे का ताकत 1000 केल से भी ज्यादा है जिससे कि वो किसी भी न्यूबी एओ कर्नर को बस पल भर में शिकार कर सकता है। अपने स्पीयर को पकड़ता है और मुनिमन सोचता है इस तरीके के मॉन्स्टर के पास एक स्पेशल फियर्स टाइप या फिर किलिंग इंटेंट का एबिलिटी होता है जिसके कारण से वो अपने शिकार को कुछ टाइम के लिए पूरी तरीके से जमा सकता है। और इसी के कारण से मैंने बहुत सारी बुक्स के अंदर पढ़ा था कि इसी एबिलिटी का शिकार होते हुए लोग अपनी 30% पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते और कुछ लोग तो बिल्कुल ही उस जगह पर जम सा जाते हैं और उनके पास और कोई भी चारा नहीं रहता बस इन मॉन्स्टर के शिकार बनने के अलावा। नॉर्मली तो अमीर लोगों के बच्चे कुछ हंटर्स के साथ पहले ही इन फियर्स ऑरा या फिर किलिंग इंटेंट का सामना करना प्रैक्टिस करते हैं और इसी के कारण से जब बड़े होने के बाद एक्चुअल एग्जाम का टाइम आता है तब उनके ऊपर इन तरीके के फियर्स ऑरा किसी काम को नहीं आता। तो वो बिल्ली दोबारा से जू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और हीरो कहता है मैं भी एक आम सा इंसान हूं, इसी के कारण से मेरे पास भी इस तरीके का कोई भी प्रिविलेज नहीं था। दिखाई देता है यू का बॉडी उस जगह पर पूरी तरीके से थमसा गया था और वो डेमोनिक बिल्ली बिल्कुल जू के सामने आ चुका था। वहीं जू अपने स्पीयर को जल्द से मूव करता है और दूसरे ही पल वो उस बीस्ट के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइक करता है। इसी के साथ सू समझ पाता है उसका एबिलिटी इस लेवल का होने के कारण से इस तरीके के फियर्स या फिर किलिंग इंटेंट का उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस शैडो कैट मॉन्स्टर को एलिमिनेट करने के साथ ही उसको एक नोटिफिकेशन आता है कि उसको 3 एबिलिटी पॉइंट मिल चुका है और इसी टाइम हमें बताया जाता है कि इन सभी बीस्ट को 1 से ले 9 लेवल तक डिवाइड करा गया है और 1 से नीचे वाले को अनरैंक्ड कहा जाता है।
जहां पर ये बिल्ली भी एक अनरैंक्ड मॉन्स्टर थी, जिसके कारण से उसे एबिलिटी पॉइंट काफी ज्यादा कम मिला था। मैं हीरो भी इसे समझ पाता है और कहता है, तो फिर लगता है इस तरीके से काम नहीं चल सकता। मेरे को जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा एबिलिटी पॉइंट को कलेक्ट करना पड़ेगा और इसके लिए सेंट्रल एरिया सबसे ज्यादा अच्छा हो सकता है। इसके साथ वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कुछ टाइम के बाद हमारे हीरो ने बहुत सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए उनको काटता फाड़ता चला जा रहा था। फिर हीरो नीचे लैंड करते हुए मनी मन सोचता है, यहां पर मेरे को काफी अच्छा एबिलिटी पॉइंट मिल चुका है और मैं अभी के टाइम मेरे कॉम्बैट स्टाइल को प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्योंकि पर्पल हेवन डिवाइन थंडर का इस्तेमाल करने से ये सभी बस एक ही पल के अंदर खत्म हो जाएगा। बट इस तरीके की फिजिकल पावर के साथ फाइट करने से मेरा फाइटिंग स्टाइल और भी ज्यादा इंप्रूव होता चला जाएगा। और इसके अलावा मैं अगर अपने थंडर पावर का इस्तेमाल करूं तो फिर बस एक ही घंटे के अंदर मैं पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, क्योंकि जितना ताकतवर एबिलिटी है वो उतना ज्यादा एनर्जी को सोखता चला जाएगा और मैं अभी के टाइम कमजोर नहीं बढ़ सकता। अभी तो मेरे को 12 घंटा और भी चलना है। वो तेजी से आगे बढ़ता है। तभी दिखाया जाता है वहां पर एक स्ट्रॉन्ग राइनोसोरस आ चुका था जो कि बहुत ही विशाल था। वो तेजी से सारी चीजों को इधर से उधर फेंकते हुए हमारे हीरो के पीछे दौड़ने लगा था। वसु बिल्कुल उसके सामने आ चुका था और जब वो मॉन्स्टर उसे फंकने ही वाला था, फिर वो जंप करते हुए उसके हमले को डॉज करता है। फिर उसके ऊपर आते हुए सीधा अपने स्पीयर को उस मॉन्स्टर के सिर के अंदर घुसेड़ देता है और इसी के साथ ये मॉन्स्टर भी खत्म। जू कहता है, बग के साथ साथ मेन मॉन्स्टर को और तेजी से फाइट कर पा रहा हूं। अब तो ये एक बच्चों का खेल बन चुका है। और तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसका स्पीयर टेक्निक का बेसिक लेवल से अपग्रेड होकर इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुका है और उसके पास अब टोटल 256 एबिलिटी पॉइंट हो चुका था। हुए हीरो कहता है, अगर इंटरमीडिएट लेवल का स्पीयर टेक्निक मेरे को इतना ज्यादा फास्ट बना रहा है, तो फिर अगर मैं इन एबिलिटी पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए इसे और भी ज्यादा अपग्रेड कर दूं तो फिर क्या होगा। इसी के साथ वो स्क्रीन पर टैप करता है और बहुत सारे स्पीयर टेक्निक्स का ट्रेनिंग जैसे कि उसके दिमाग के अंदर स्टोर हो जाता है। हीरो हैरान होते हुए कहता है, मेरा सेट स्पीयर टेक्निक से पूरी तरीके से जैसे कि भर चुका है। वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर कहता है, चलो फिर देखते हैं एक फर्स्ट रैंक के फियर बीस्ट को। मेरी दूसरी साइड से जू के दोस्तों का टीम जा रहा था और वो कैप्टन क्वांगलिन दूर से जू को दौड़ते हुए देख पाता है और वो हैरान होते हुए कहता है, यहां पर जूचैन क्या कर रहा है। तभी सामने से वो ब्लू हेयर वाला लड़का कहता है, स्कॉट लीडर, अब आप दिन में सपने देखने लगे हैं। उसके जैसे ताकत के साथ वो कभी भी इस एरिया पर आ ही नहीं सकता। तो ये लड़की थोड़ा सा परेशान होती है, जबकि लू बस प्रे कर रहा था कि जू बस सही सलामत रहे। तभी वो लोग साइड में उस राइनोसोरस को देखता है। सारे लोग उसके पास आता है और उन लोगों को समझ में आता है ये मॉन्स्टर को बस अभी अभी खत्म करा गया है, क्योंकि इसके चोट अभी भी सूखा नहीं था। और हमले के पैटर्न को देखते हुए उन्हें समझ में आता है कि इसको जिसने भी खत्म करा है वो एक स्पीयर्ड वेपन यूजर है, जिसे देखते हुए कैप्टन पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और वो कहती है, तो फिर मैंने क्या सच में जू को भी यहां पर देखा था। वही साइड वाला लड़का परेशान होते हुए कहता है, तुमने इस मॉन्स्टर का साइज को भी देखा है। जू अगर अपनी सोल जिंदगी को भी लगा देगा तो भी उसके लिए यह काफी ज्यादा बड़ी बात है। एक सी रैंक के एबिलिटी यूजर भी इसके साथ अकेले फाइट नहीं कर सकता। तभी पीछे से और एक लड़का कहता है, अरे बहस करने का जरूरत नहीं है, बस लीडर बोर्ड को चेक कर लो, वहां पर जू के पॉइंट्स को देखो। लेकिन लेटर बोर्ड को ओपन करता है और वहां पर हमारे जू का भी नाम था, वो भी 256 पॉइंट्स के साथ। और लड़की हैरान होते हुए कहती है, लगता है वो सच में जू था। सारे लोग बुरी तरीके से सदमे में चले जाते हैं और हैरान होते हुए कहता है, क्या जंग सच में टॉप 50 के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। लगता है ये कोई सेम नेम का दूसरा बंदा हो सकता है। एक ई रैंक की एबिलिटी यूजर इतना पावरफुल नहीं हो सकता, सेंसिप होता है।
टीचर्स के रूम के अंदर सारे टीचर्स बैठकर स्टूडेंट के फाइट को देख रहे थे। एक आदमी कहता है, देखो तो जरा, फर्स्ट यूनिवर्सिटी के झाओ में ऑलरेडी टॉप रैंक को लीड करा है, वो भी 412 पॉइंट के साथ। लगता है इसको अब कोई भी हरा नहीं सकता। तभी साइड से और एक टीचर कहता है, हमारे झांगचंग सिटी के अंदर बहुत सालों के बाद। कोई तभी एक मोटा सा आदमी हंसते हुए कहता है, बिल्कुल, ये झोंगिंग हमारे झांगचंग सिटी का एक एसेट है। मैं अगर अच्छी तरीके से सोचूं तो फिर वो इस लेवल के एबिलिटी के साथ हमारे देश के एग्जाम में भी कम से कम 100 के रैंक के अंडर में तो आ ही जाएगा। बताया जाता है ये आदमी असल में पूरे शहर के पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है। इसका नाम जैक वॉनसन है। उसके सामने दो और बंदे थे और वो कहता है, फर्स्ट स्कूल तो मेरे को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता और इस बार तो थर्ड स्कूल भी टॉप 10 के अंदर में आ चुका है। उसके सामने असल में फर्स्ट स्कूल और थर्ड स्कूल के प्रिंसिपल खड़े थे और उस डायरेक्टर का तारीफ कर रहे थे, जबकि वो डायरेक्टर पीछे घूमते हुए कहता है, और सेकंड स्कूल के प्रिंसिपल, तुम क्या बोलना चाहोगे? तुम्हारा सबसे बेस्ट स्टूडेंट भी अभी के टाइम 18 में रैंक कर रहा है। लगता है तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करने का जरूरत है। भाई वो प्रिंसिपल अपने सिर को बार बार झुकाते हुए माफी मांगने लगता है। वो प्रिंसिपल काफी ज्यादा परेशान होते हुए मन मन कहता है, इस टॉप 50 के लिस्ट में टोटल 8 स्टूडेंट मेरे स्कूल से है। लिमिंग टंगू और हमारे हीरो जूजिंग, तुम सभी को अच्छा करना ही पड़ेगा। और तभी वो हैरान होते हुए सोचता है, ये सब तो ठीक है, बट जूजिंग ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। क्या ये हमारी एडवांस क्लास से था? टीचर, आपको क्या लगता है? उसके पीछे का वो टीचर जूजिंग अर्थात हमारे हीरो का नाम सुनते हुए पूरी तरीके से सदमे में चला गया था। वो सोचता है, क्या जू किस तरीके से टॉप 15 के अंडर में आ सकता है? वो अपने चश्मा को ठीक करते हुए मन मन सोचता है, वो लड़का तो ई रैंक का था। क्या वो अपनी ताकत को छुपा रहा था? बट फिर भी ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसके ई रैंक का एबिलिटी बस 2 ही दिन के अंदर एस रैंक का एबिलिटी बन जाए। उसे क्या पता हमारे हीरो असल में सच में 2 दिन के अंदर यही खड़ा है। वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, स्क्रीन के अंदर बस टॉप 10 लोगों को ही दिखाया जाता है, तो इसी के कारण से मैं यहाँ पर जू को देख भी नहीं सकता। पता नहीं वो क्या कर रहा है। भाई सिंसिट होता है दोबारा से सिटी के सेंट्रल डेंजर जोन के अंदर। वहां पर कोई तो एंटर करता है। ये असल में और कोई नहीं बल्कि जू था, जो कि चॉकलेट बार को चबाते हुए अपनी पावर को रिकवर करने का कोशिश कर रहा था। वो सोचता है, अब जब मैं सेंट्रल एरिया पर पहुंच चुका हूं, मेरे को ये सारे डेमोनिक बीस्ट भी बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। यहाँ के बीस्ट बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो कि अपने हिसाब से एक जगह को अपना टेरिटरी बना लेता है और इसी के कारण से उनके घर के अंदर फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। और उसी वक्त वो सामने कुछ नोटिस करता है। दिखाई देता है सामने के ट्रिगार्ड और फुकड़ा इंसान के डिफेंडर और मर्सिडीज को उड़ाते हुए एक बंगाल का मॉन्स्ट्रस टाइगर एंटर करता है और वो जोर से दहाड़ मारता है। हीरो के दोनों साइड पर वो दोनों गाड़ी गिरता है और जू कहता है, तो ये है असल में एक फास्ट रैंक के बीस्ट मॉन्स्टर का ताकत। चलो फिर देखते हैं मेरा स्पीयर टेक्निक कितना ज्यादा इंप्रूव हो पाया है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाघ एमसी पर हमला करने के लिए अपने बड़े पंजों के साथ ऊपर उछलता है। एमसी बाघ को चकमा देता है और बचाव के लिए अपना हथियार पकड़ता है। बाघ और एमसी एक दूसरे के सामने खड़े होने के बाद एमसी बाघ पर हमला करने के लिए तैयार होता है और बाघ भी एमसी पर हमला करता है। एमसी बाघ पर हमला करता है और बाघ एमसी के हमले के कारण पीछे धकेल दिया जाता है। एमसी अपने मन में कहता है, क्या एक फर्स्ट ईयर जानवर की यही शक्ति है? एक बाघ के लिए मुझे लगता है कि केवल एक बाघ राजा ही मुझसे थोड़ी और मेहनत करवा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एमसी अपना हथियार एक भाला जमीन में गाड़ देता है और बाघ पर हमला करता है। वो कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज रहा हूं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो काले बाघ को बस काटता है और अपने भाले को बाघ की गर्दन में डाल देता है और उसे नीचे की ओर घुमाता है। इस वजह से बाघ का दिल धड़कता है और उसका शरीर कांपता है और उसके बाद एमसी अपनी मांसपेशियों को तानता है और एक कदम पीछे हट जाता है। बाघ भी एमसी की तरफ गंभीर दिखता है और वो जोर से दहाड़ता है और फिर से एमसी पर हमला करता है।
हम देख सकते हैं कि बाघ कई बार हमला करता है, लेकिन एमसी उसके हमलों के लिए बहुत तेज है और वो उसके सभी हमलों को चकमा देता है। हमला इतना शक्तिशाली था कि वो जमीन में घुस जाता है। एमसी उसकी तरफ दौड़ता है और कहता है, जैसा कि एक फर्स्ट ईयर गति से उम्मीद की जाती है, ये बहुत ज्यादा है। क्या तकनीशियन अभी भी एक हताश संघर्ष करना चाहता है? उसके बाद हम देखते हैं कि एमसी अपना हथियार उठाता है और बाघ पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। एमसी कहता है, लेकिन तुम कितना भी संघर्ष कर लो, ये बेकार है। और हम देख सकते हैं कि एमसी अपनी शक्ति को अपने भाले में लगाता है और उसे आगे बढ़ाता है। एमसी अपना हथियार पकड़ता है और उसे बाघ की तरफ लॉन्च करता है। बाघ सदमे में चला जाता है और वो नुकसान बहुत ज्यादा था। उसका खून हर जगह बिखर जाता है और वो दर्द की वजह से गिर जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमला इतना शक्तिशाली था कि वो बाघ के मस्तिष्क और उसके शरीर के कई हिस्सों को तोड़ देता है और बाघ मर जाता है। उसके बाद एमसी ने बाघ को मार दिया और सिस्टम दिखाई देता है और कहता है, बधाई हो, आपने एक फर्स्ट ईयर बाघ को मारा है। क्षमता अंक 0.14 प्लस। और एमसी कहता है, एक फर्स्ट ईयर जानवर को मारने से मिलने वाले क्षमता अंक 0.20 है, लगभग 2 गुना जो आपको एक रैंक 1 को मारने से मिलते हैं। और उसके बाद एमसी उस जगह से निकल जाता है और कहता है, जानवर जितना मजबूत होता है, क्षमता अंक उतने ही ज्यादा गुणा होते हैं। ये नरक जैसा स्थान जो दूसरों की आंखों में खतरे से भरा हुआ है, मेरे लिए स्तर बढ़ाने के लिए एक असली खजाना है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जानवर, कीमती जानवर जिन्हें वो मार रहा था, और वो कहता है, इस तरह के अवसर दुर्लभ हैं, इसलिए मुझे ज्यादा क्षमता अंक हासिल करने के लिए अपने समय का सबसे ज्यादा फायदा उठाना होगा। उसके बाद दृश्य परिवर्तन। उसके बाद दृश्य बदलता है और हम देख सकते हैं कि एमसी 328 अंकों के साथ 32वें नंबर पर रैंक करता है और एक शिक्षक कहते हैं, सर, सू यिंगमिंग आखिर आपकी क्लास 5 से है ना? और हम देख सकते हैं कि एक शिक्षक कहते हैं, इतनी सारी समानांतर कक्षाओं में से केवल आपकी क्लास के एक छात्र ने ही शीर्ष 50 में जगह बनाई है। शिक्षक सेन, आपके पढ़ाने का तरीका सच में बहुत अच्छा है। उसके बाद एक और शिक्षक कहते हैं, सही कहा, साल के दूसरे आधे हिस्से में हम शिक्षक सेन से एक व्याख्यान देने और अपने शिक्षण अनुभव साझा करने के लिए कह सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि दूसरे शिक्षक अज्ञात होने की वजह से बहुत असहज हो जाते हैं क्योंकि वे एमसी की शक्ति के बारे में अभी तक कुछ नहीं जानते। और एक शिक्षक कहता है, नहीं, ये सब छात्र की अपनी मेहनत की वजह से है, इसका मुझसे बहुत कम लेना देना है। और एक शिक्षक स्क्रीन की तरफ इशारा करता है और कहता है, देखो सब, उसकी रैंक फिर से ऊपर चली गई है। और हम साफ देख सकते हैं कि एमसी की रैंक 25वें नंबर पर है। और उसके बाद शिक्षक स्क्रीन की तरफ इशारा करता है और कहता है, उसने एक ही बार में 44 अंक हासिल किए। उसके बाद निदेशक कहते हैं, मार्शल आर्ट्स परीक्षा अंक गणना के अनुसार एक पीक और रैंक के कीमती जानवर को मारने से आपको 6 से 8 अंक मिलते हैं। फर्स्ट ईयर लो ग्रेड कीमती जानवर को मारने से 14 से 16 अंक मिलते हैं। और उनका सहायक गणना करता है और कहता है, सर, उसका खाता 4 सेकंड में 2 बार अपडेट हुआ है। इसका मतलब, उसके बाद अध्यक्ष कहते हैं, इसका मतलब है सिर्फ 4 सेकंड में एमसी ने 5 पीक रैंक कीमती जानवरों या 3 फर्स्ट ईयर लो ग्रेड कीमती जानवरों को मारा। इस तरह का प्रदर्शन किसी भी साल में नहीं देखा गया है। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं और उसके बाद वो कहते हैं, प्रिंसिपल शाह, आपके स्कूल का ये छात्र बहुत अच्छा है, एकदम सही है। मैंने आपको पहले इसका जिक्र करते हुए क्यों नहीं सुना? उसके बाद प्रिंसिपल कहते हैं, सच कहूं तो मुझे अभी पता चला है, खास स्थिति के लिए आपको उसके होमरूम शिक्षक से पूछना होगा। और हम देख सकते हैं कि होमरूम शिक्षक पहले से ही शिक्षकों के साथ सवालों का जवाब देने में व्यस्त हैं। और उसके बाद दूसरे शिक्षक कहते हैं, शिक्षक सेन, यहाँ आओ और हमें सू यिंगमिंग के बारे में विस्तार से बताओ, जैसे कि उसकी प्रतिभा कैसी है। होमरूम शिक्षक निदेशक के पास जाते हैं और कहते हैं, निदेशक, प्रिंसिपल, इस सू यिंगमिंग के पास एक ई रैंक विश्वसनीयता चरित्र है
और प्रिंसिपल कहते हैं सिर्फ एक ई ग्रेड क्षमता। शिक्षक सेन, आप गलत तो नहीं याद कर रहे हैं ना? उसके बाद होमरूम शिक्षक जवाब देते हैं, नहीं, कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले मैंने उसे विशेष रूप से सलाह दी थी कि वो मार्शल आर्ट्स कॉलेज प्रवेश परीक्षा में भाग न ले। मैंने उम्मीद नहीं की थी। निदेशक कहते हैं सिर्फ एक ई ग्रेड क्षमता के साथ इतना स्कोर लाना, लगता है छात्र सु यंगमिंग में दूसरे क्षेत्रों में उत्कृष्ट गुण होंगे। ये मुझे और भी उत्सुक करता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो अपनी कॉफी पकड़ते हैं और पीते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं उसकी गति के साथ उसे जल्द ही शीर्ष 10 में जगह मिल लेनी चाहिए। और उसके बाद प्रिंसिपल कहते हैं इस बार हम समझेंगे कि उसने ये कैसे किया, अगर उसने धोखा दिया है। और प्रिंसिपल होमरूम शिक्षक की तरफ देखते हैं और होमरूम शिक्षक बहुत चौंकाने और गंभीर मूड में चले जाते हैं। उसके बाद हम लीडर बोर्ड देखते हैं। नंबर 8 ली चैंग, नंबर 9 सु यिंगमिंग, नंबर 10 मा युक्सिन, नंबर 11 लिन, नंबर 12 तांकी। उसके बाद दृश्य शुरू होता है, कोर क्षेत्र। उसके बाद हम दूसरे खिलाड़ियों के पैनल को देखते हैं। तांकी कहती है जैसा कि उम्मीद थी, क्या समस्या है? क्या तुम्हें हेडफोन की जरूरत है? जाओ और ले आओ। उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर 12 तांग तांग, वो कहती है जैसा कि उम्मीद थी, कल हंगामा करने वाले तुम ही थे चचेरे भाई। और उसके बाद स्क्रीन बदलती है और एक दूसरा खिलाड़ी जो नंबर 1 है वो कहता है परीक्षा के अंत होने में अभी भी 6 घंटे बचे हैं और एक नया चेहरा वास्तव में शीर्ष 10 में घुस गया है। सु यिंगमिंग, उसके बारे में कभी नहीं सुना। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि कैमरा एमसी के मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहे थे और एमसी अंक हासिल करने के लिए कीमती जानवर से लड़ रहा था। एक नया पैनल दिखाई देता है और कहता है एक फर्स्ट ईयर शैडो कैट को मारा, क्षमता अंक 0.14 प्लस। और वो अपने आप से कहता है जैसा कि उम्मीद थी, केंद्रीय क्षेत्र में कीमती जानवरों को मारने की दक्षता ज्यादा है। और वो देख सकता है कि उसकी गतिविधियां ड्रोन द्वारा रिकॉर्ड की जा रही थीं। और एमसी एक ट्रैकिंग कैमरे को देखकर कहता है तो इसका मतलब है कि मैं शीर्ष 10 में पहले ही प्रवेश कर चुका हूं। उसके बाद एमसी मुस्कुराता है और ऊपर की तरफ देखता है और कहता है मार्शल आर्ट्स कॉलेज प्रवेश परीक्षा हमारे उम्मीदवार की ताकत और क्षमता का परीक्षण करने के बारे में है। परिणाम जितना बेहतर होगा उतनी ही ज्यादा सिफारिशें मिलेंगी। वैसे भी मैं अपनी ताकत को छिपाने की योजना नहीं बना रहा था। शीर्ष 10 तो बस शुरुआत है। और उसके बाद एमसी अपना चैनल खोलता है और कहता है लेकिन कोर क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले मुझे अपनी ताकत को फिर से सुधारना होगा। और हम देख सकते हैं कि उसका पैनल बदलता है, जैसे कि उसकी क्षमता वायरेंट हेवन डिवाइन थंडर एबिलिटी, क्षमता अंक 141, फिजिक्स 160, स्पिरिट, स्पीयर टेक्निक एडवांस स्किल, लाइटनिंग स्किल ब्रेक, क्षमता 0.3212। एमसी सदमे में चला जाता है और कहता है मेरे पास 300 से ज्यादा क्षमता अंक हैं, लेकिन स्तर के क्षेत्र ने अभी तक कोई प्रचार अधिसूचना नहीं दिखाई है। लगता है कि एक शुरुआती से एक क्षमता उपयोगकर्ता तक आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, एक क्षमता संवर्धन विधि सीखना। और उसके बाद एमसी कहता है उस मामले में मैं अपने मूल गुणों में सुधार करना जारी रखूंगा। और एमसी अपना हाथ पकड़ता है और मुस्कुराता है और कहता है ये बहुत अच्छा लगता है, अब कोर क्षेत्र की तरफ जाने का समय है। और हम देख सकते हैं कि ये कहते हुए उसका फिजिक्स 40 प्लस हो जाता है और उसका स्पिरिट 22 प्लस हो जाता है। एमसी कोर क्षेत्र में चला जाता है जहां खतरे का स्तर सबसे ज्यादा था। और हम देख सकते हैं कि वहां बहुत सारे जानवर थे जो दूसरे मास्टर्स को घेरे हुए थे और बीच में एक बहुत बड़ा बाघ था जो सभी कीमती मास्टर्स का नेता था। और एमसी एक इमारत के बगल में गया और छिप गया और उसे देखकर वो कहता है एक रैंक 9 आर्मर टाइगर, क्या बीच वाला नेता है? उसकी आभा और आकार उत्कृष्ट है, साथ में उसके मजबूत लंबे हाथ और प्लेट की गति भी। द आर्मर टाइगर किंग, लगता है कि ये एक बड़ी कटाई होने वाली है। एमसी ये कहता है और अचानक पीछे की तरफ देखता है क्योंकि एमसी की तरफ एक व्यक्ति आ रहा था। और एमसी कहता है चलो बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है।
और वो नंबर 1 खिलाड़ी था और वो कहता है, तुमने मुझे उसके साथ भी ढूंढ लिया। मैं उम्मीद नहीं करता था कि तुम सु यिंगबिंग होगे जो शीर्ष 10 में शामिल हो गया। MC सदमे में चला जाता है और कहता है, तुम मुझे जानते हो? और शीर्ष खिलाड़ी मुस्कुराता है और कहता है, मैं हर उस व्यक्ति से परिचित हूं जो कोर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए काफी मजबूत है, सिवाय तुम्हारे। इसलिए जब मैंने अचानक एक नया चेहरा देखा तो मैंने अंदाजा लगाया कि यही वही है जो एक डार्क हॉर्स की तरह उभरा। MC सदमे में चला जाता है और कहता है, मैं समझा। उसके बाद नंबर 1 खिलाड़ी अपना हथियार पकड़ता है और कहता है, मैं कुछ समय से आर्मर्ड टाइगर्स के समूह को देख रहा था। MC सदमे में चला जाता है और कहता है, तुम मेरे मास्टर को चुराना चाहते हो? नंबर 1 खिलाड़ी भ्रम के साथ जवाब देता है और कहता है, गलत मत समझो, द आर्मर्ड टाइगर किंग एक फर्स्ट ईयर मिड ग्रेड कीमती जानवर है। इसके अलावा टीम में दूसरे बाघ भी हैं। चाहे एक अकेला व्यक्ति कितना भी मजबूत हो, वो इसे संभाल नहीं सकता। हम सहयोग कर सकते हैं। MC अंधेरे में चला जाता है और कहता है, जरूरत नहीं है। और MC अपना हाथ जाल में डालता है और कहता है, मैं अकेला ही काफी हूँ। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा।